हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भी ये कॉम्प्लेक्स की यूनिट नंबर सेकंड करा रहा था ना, विश्लेषिक फलन। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर डाल चुका हूँ मैं। फर्स्ट लेक्चर को देखना वही, उसमें कुछ अवकलनीयता का जो सूत्र बताया था वो यूज में लिया जाएगा, और जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको आप याद कर लेना। और बाकी का कुछ इतना खास है नहीं उस लेक्चर में, बस स्टार्टिंग थी यूनिट की। अब देखिए थ्योरम, देखिए भैया ना, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जितने भी लेक्चर में क्वेश्चन कराऊँ सबको कर लेना भैया ना, सारे की प्रैक्टिस कर लेना। वैसे टर्म टेस्ट पास में ये मानना अक्टूबर के थर्ड या फोर्थ वीक में आ जाएंगे। जो अब एक मंथ है आपके पास, एक मंथ रहा है। डायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, एलजेब्रा में फर्स्ट हो गई है। वैसे एलजेब्रा के टेंशन मत लेना, एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको, वो अलग से डाल दूंगा या उनकी एक वीडियो। वो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, उनमें से आप कोई सा एक क्वेश्चन कर लेना। अब वो फिक्स हो गया है, लेकिन यूनिट फिक्स नहीं है। क्वेश्चन पता है मेरे को, फर्स्ट सेकंड इन 2 यूनिट में से कोई से में से मैं आपको बता दूंगा। 2 क्वेश्चन है, वो कर लेना। कन्फर्म है वही, नो टेंशन रहना, फिक्स क्वेश्चन है। इनमें से सेमेस्टर के लिए 4 थ्योरम भी है ना, मैं वो सारे ही बता दूंगा। तो एलजेब्रा की अभी तो मैं 1 यूनिट और करवा दूंगा, इतने अभी तो कॉम्प्लेक्स में भी हो जाएंगी, थर्ड हो जाए, इसके सेकंड के बाद थर्ड कराऊंगा, और डायनेमिक्स में भी करा दूंगा। मतलब सितंबर के मंथ में 2-2 यूनिट हो जाएंगी। सितंबर का जो 12-13 दिन घट रहे हैं ना, इसमें 2-2 यूनिट आपके हो जाएंगे, क्योंकि इस यूनिट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी की यूनिट है 3-3 लेक्चर की है, बस ज़्यादा नहीं है। तो देखिए भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री की मैंने बोली थी आपसे, अगर आप चाहते हैं ना तो अभी एक सब्सक्राइब कर दिया करो ना। 2K कंप्लीट तो करवा दो यार, अब तो है ना, फाइनल ईयर को नहीं निकल रखा। तो आप देख लेना, टर्म टेस्ट में तो मैं नहीं डालूंगा, सेमेस्टर तक आप समझ जाएं तो ठीक है, नहीं बाकी आपकी इच्छा है। देखिए थ्योरम को पढ़िए। एक फलन दे रखा है, इसको पढ़ने से पहले आप एक डेफिनेशन देख लीजिए, विश्लेषिक फलन क्या होता है। विश्लेषिक फलन क्या होता है ये देखिए, विश्लेषिक फलन देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। एक फलन W बराबर मान लेता हूँ FZ विश्लेषिक फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि किसी प्रांत D में एक फलन W बराबर FZ विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि किसी प्रांत D में प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय का सूत्र मैंने बता चुका हूँ वही है ना, लास्ट लेक्चर में, इसीलिए सूत्र बताया था उस लेक्चर में। प्रॉपर्टीज और ये सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ है नहीं। एक फलन W बराबर FZ विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि किसी प्रांत D में प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। ये विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन है। इस लेक्चर में 2 थ्योरम करवाऊंगा आपको, दोनों ही लास्ट ईयर के पेपर में आई हुई है। अच्छी थ्योरम है वही है ना, हर बार रिपीट होती है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो तो हर बार रिपीट होता है ना, टर्म टेस्ट के लिए भी, सेमेस्टर के लिए। टर्म टेस्ट के लिए वैसे मैं आपको फिक्स क्वेश्चन बता दूंगा, नो टेंशन रहना है ना। तो इस डेफिनेशन से आप कुछ समझे होंगे। अब देखिए इसी बेस पर है ये कॉलम। फलन दे रखा है आपको, किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। इसमें एक हेडिंग डाल लेना ऊपर, विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे ना कि विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, तो किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपने रियल एनालिसिस में देखा होगा थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ में भी आए थे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, कि ये पूछ लें आपसे कि किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, तो भी आपको ये क्वेश्चन करना है। और ये समीकरण भी आपको याद होना चाहिए। उस प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये कौन सा समीकरण है, कोशी रीमान समीकरण है।
तो ये समीकरण भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये समीकरण आपको याद होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है कि किसी प्रांत डी में विश्लेषित फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध दर्शाइए। और एक आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि कोशी-रीमान समीकरण, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, आपको ये समीकरण प्रूव करना है। क्या करना है? ये समीकरण प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, फलन दे रखा है आपको एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ये आपको फलन दे रखा है किसी प्रांत डी में विश्लेषित फलन। प्रांत डी में कैसा फलन है भाई? प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है। अब विश्लेषिक फलन है तो यानी कि वो कैसा है? अवकलनीय होगा भैया ना। विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन प्रूफ होने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है भाई? उसको अवकलनीय प्रूव करना है ना। तो प्रांत डी में कैसा है? विश्लेषिक फलन है। तो प्रांत डी में प्रत्येक बिंदु पर आपको अवकलनीय प्रूव करना है। ये आपको इस क्वेश्चन में करना है ना, अवकलनीय प्रूव करना है। मैंने सूत्र बताया था अवकलनीयता का, क्या होता है? एफ जेड नोट है ना, लिमिट जेड से काउ मूल बिंदु पर ना। तब क्या सूत्र होता है? जेड प्लस में डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। ये सूत्र बताया था ना। ये सूत्र होता है अवकलनीयता का। ये सूत्र मैंने आपको बताया होगा, जेड से जेड नोट शायद इस तरह होगा है ना। एफ जेड बराबर, इस सूत्र याद रखना भाई, ये ना। फिर क्या करना है आपको? अब देखिए, अब आपको ये समीकरण दे रखा है, फलन दे रखा है एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस में आयोटा भी, आपको इस टर्म में लिखना है इसको। फिर आपको अवकलनीय प्रूफ करना है, नॉर्मल सा है फिर आपको ये समीकरण निकल कर आ जाएंगे। देखिए, एफ जेड बराबर लिमिट, यू लिख लेना भैया फलन इसमें यू पर, यहाँ तो एफ ही मानकर चलना, एक्स से 0 और वाई से 0 है ना, यू एक्स कोमा वाई। अब इसको इस रूप में लिखना। आप इस रूप में किस तरह लिखेंगे? देखिए, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, वाई प्लस में डेल्टा वाई, प्लस में आयोटा वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, वाई प्लस में डेल्टा वाई। इस तरह लिखना, इस रूप में लिखना। इस फलन को इस रूप में लिखिए, जेड की जगह आप लिखिए, ये लिखिए। फिर डेल्टा जेड इस रूप में लिखना, माइनस एफ जेड। एफ जेड क्या है? डायरेक्ट वो है माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, अपॉन में क्या दे रखा है आपको? डेल्टा जेड। क्या दे रखा है? डेल्टा जेड दे रखा है। अब आपने देखिए, जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस में आयोटा वाई लिख सकते हैं ना। जेड बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डेल्टा जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा आयोटा वाई, इस तरह लिख सकते हैं। तो डेल्टा जेड की जगह लिखिए आप डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा आयोटा वाई। आगे सॉल्व कीजिए। एफ जेड बराबर लिमिट एक्स से 0 वाई से 0, एक्स से 0 वाई से 0। अब आप ऐसा करना, इनको एक साइड कर लीजिए, यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, वाई प्लस में डेल्टा वाई, माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा कॉमन ले लेना बाहर, वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, वाई प्लस में डेल्टा वाई, माइनस में वी एक्स कोमा वाई। इस तरह लिख सकते हैं ना।
वी एक्स कोमा वाई दिख रहा है या नहीं भाई यहाँ तक? डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा आयोटा वाई, दिख रहा है यहाँ तक है ना? वो है। अब देखिए, अब आपको एक्स अक्ष के इसमें दो केस बनेंगे, एक एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक वाई अक्ष के सापेक्ष। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देता हूँ। आपको प्रूफ क्या करना है भाई, ये चीज आप याद रखना है ना। प्रूफ आपको ये समीकरण करना है ना, कोशी रीमान समीकरण। अब देखिए, केस फर्स्ट देखना, केस फर्स्ट जब डेल्टा जेड मूल बिंदु पर है ना, किसके सापेक्ष? एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश देखना, एक्स अक्ष के अनुदिश। बड़े आराम से करा रहा हूँ भैया ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ और आप स्पीड तेज करके देख लेना है ना। नॉर्मल आपको डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अनुदिश देखना, एफ जेड बराबर लिमिट एक्स, एक्स जेड के एक्स अक्ष के अनुदिश करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना कि डेल्टा वाई बराबर तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। जब आप एक्स अक्ष के अनुदिश लेकर चलेंगे तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, उसमें काफी कुछ समझा दिया था आपको। एफ जेड बराबर लिमिट एक्स के सापेक्ष है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश। अब देखिए, जब यहाँ पर डेल्टा वाई तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसको थोड़ा पीछे करके देखते हैं ना, लिमिट यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, क्योंकि वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। केस फर्स्ट जब आप एक्स अक्ष के अनुदिश लेकर चलें, माइनस यू एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स। अब आप इसमें ऐसा करना, वाई यहाँ पर आप, वाई क्या नियत है भाई? वाई को आप नियत मानकर चलना, वाई को क्या मानकर चलना? नियत मानकर चलना। एक स्टेप बढ़ा दूं या इसी में सॉल्व कर दूं, है ना? मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, मैं इसको हटा ही देता हूँ जिससे आपको समझ नहीं आए। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, एफ जेड बराबर लिमिट एक्स से जीरो है ना। आप वाई को यहाँ पर नियत मानकर चलना, यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स, इस तरह से हो जाएगा ना। यू एक्स प्लस में आयोटा वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में वी एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने यहाँ पर किसको क्या मान लिया है? वाई को नियत मानकर चल रहे हैं। अब देखिए, आपको ये सूत्र याद रखना भाई, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है। अब कलनीयता का सूत्र, एफ जेड बराबर एफ एक्स बराबर मान लेना, लिमिट जब एक्स से मूल बिंदु पर, तो एफ ना एक्स से एच पर हो ना, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, याद आया हो तो 11th क्लास में पढ़ा होगा भाई, है ना? 12th में भी पढ़ा होगा। एफ एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स से एच, एफ एक्स प्लस एच फलन है माइनस फलन एक्स अपॉन में एच। अब इस सूत्र से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए,
इस सूत्र को अप्लाई कीजिए इसमें। ये किसका अवकलन है? इसका अवकलन है भाई ये एफ डैश एक्स को हम इस तरह से खोल सकते हैं। डैश का मतलब क्या है? अवकलन है। तो इसमें कंडीशन अप्लाई कीजिए। देखिए एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? यू डैश एक्स इस तरह लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं या नहीं? देखिए लिमिट एक्स से जीरो है ना, तो यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस यू एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, इसको अलग अलग लगा लेना भैया ना। मैंने एक साथ लगा दिया, इसको प्लस में यहाँ छोड़ के फिर इसमें भी लिमिट एक्स से जीरो अपॉन में डेल्टा एक्स इस तरह से डिवाइड करके लिख देना। ये सूत्र बन रहा है ना एफ डैश एक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा प्लस में इसमें भी देखिए जब आप इसको इस तरह लिखेंगे आयोटा वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस वी एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, आयोटा तो आ ही जाएगा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी सूत्र से? वी डैश एक्स लिख सकते हैं ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। बड़ी आसानी से आपके समझ आ गया होगा भाई, बहुत धीरे धीरे कराया है, आप स्पीड तेज करके देख सकते हैं ना। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना, क्योंकि आपको कोशी रीमान समीकरण प्रूव करना है। अब देखिए आप किस केस नंबर फर्स्ट लेकर चले थे एक्स अक्ष के सापेक्ष, अब हम वाई अक्ष के सापेक्ष मानना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया ना। इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ कहीं है ना। जो आपका आंसर आया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखिए ये सूत्र दोबारा से यूज में लिया जाएगा भाई। केस नंबर सेकंड देखिए वाई अक्ष के अनुदिश, किसके अनुदिश? वाई अक्ष के अनुदिश, जब डेल्टा क्या था? हाँ जेड से, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। जब आप एक्स अक्ष के सापेक्ष लेकर चलेंगे तो डेल्टा वाई बराबर जीरो हो जाएगा, और जब वाई अक्ष के सापेक्ष लेकर चलेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिए मैंने पूरा ही पोर्शन बता दिया यार, ये तो गलती कर दी है ना। वो यहाँ से समीकरण से जो हिसाब से लिखा था वो पूरा ही मिटा दिया। अरे एफ जेड बराबर लिमिट वाई से जीरो, यार क्या गलती की है ना। देखिए ध्यान आ जाएगा, यू एक्स प्लस में डेल्टा एक्स था ना, एक्स डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, वाई प्लस में डेल्टा वाई इस तरह से था शायद है ना, माइनस यू एक्स कोमा वाई यही था भैया ना, माइनस यू एक्स कोमा वाई डेल्टा एक्स को लेकर चल रहे हैं, प्लस में आयोटा भार था वी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एक्स था, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस में डेल्टा वाई माइनस वी क्या था? एक्स कोमा वाई, ये टर्म थी भाई, डिलीट कर दी इस वजह से ना। अपॉन में अब देखिए डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो आयोटा क्या बचेगा? आयोटा प्लस आयोटा डेल्टा वाई ये बचेगा ना, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह आप क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे। अब यहां से ऐसा करना बहुत इजी है, लिमिट वाई से जीरो यू एक्स को अब क्या मान लेना? आप नियत मान कर चलना, एक्स को अब नियत मान कर चलना। तब देखिए यू वाई प्लस में डेल्टा वाई माइनस यू एक्स, यू वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स को अब क्या मान रहे हैं? नियत मान रहे हैं, अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई। अब क्या मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ है ना, लिमिट वाई से जीरो आयोटा को बाहर रखिए वी वाई प्लस में डेल्टा वाई माइनस वी वाई अपॉन में आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। दिख तो रहा होगा शायद यहाँ तक तो है ना, दिख रहा है। अब देखिए अब वही सूत्र लगेगा भाई, आपको नजर आ गया होगा वही सूत्र लग रहा है ना। क्या बन जाएगा यहाँ से?
सॉरी सॉरी, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको एक फर्क था, सही है, सही चल रहा है। डेल यू अपॉन में अपॉन डेल वाई लिख सकते, सॉरी यहाँ से आगे इसमें आयोटा भी है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन में डेल वाई, इसी तरह होगा ना भाई। वन अपॉन आयोटा यू डैश एक्स यू डैश वाई प्लस में बी डैश वाई, यही होगा ना। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, वन अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल वी अपॉन में डेल वाई, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से आपको आयोटा और हटाना है, तो अंश व हर में आप आयोटा का गुना कीजिए। तो आयोटा ऊपर आयोटा का गुना करेंगे, नीचे आयोटा का गुना करेंगे, तो आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस में डेल वी अपॉन में डेल वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। कौन सी इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। भी थोरम अच्छी है, एग्जाम में आई हुई है ना, और ये डायरेक्ट समीकरण भी याद होनी चाहिए आपको। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस में आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स बराबर माइनस आयोटा डेल यू, आयोटा तो हटेगा भाई यहाँ से, यार क्या गलती की है। हट जाएगा। डेल यू अपॉन में डेल वाई प्लस में डेल वी अपॉन में डेल वाई। अब देखिए आपको ये प्रूव करनी है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो देखिए यहाँ से डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा डेल यू अपॉन में डेल वाई। ये तो ये हो गई फर्स्ट, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स किसके इक्वल हो गई, डेल वी अपॉन, ये यू है फिर, है ना, डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन में डेल वाई। अब देखिए यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन में, ये भी है, डेल वी अपॉन में डेल वाई इक्वल माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। बी है भाई, बी है। अरे यार मैंने डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, सेकेंड को डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई डेल वी, ये वी था, ये यू था। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये सेकंड। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स सही है। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल वाई क्या आ गया, डेल यू अपॉन में डेल वाई किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। देखिए माइनस डेल वी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, डेल यू अपॉन डेल वी एक्स आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ओहो हो, एक्स थी। सेकंड डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से इसके सापेक्ष इसको कर दिया, तो फिर डेल वी अपॉन में डेल यू अपॉन डेल वाई, सही है, डेल वी अपॉन में डेल एक्स, बिल्कुल सही है ना, यही हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। इस तरह से भाई आसान थ्योरम है ना, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और कुछ देख लेना आप लास्ट में समीकरण को जब कैलकुलेशन करें ना, तब आप देख लेना भाई। सबसे पहले आपको क्या करना था, फलन दे रखा था भाई, फलन दे रखा था। विश्लेषिक फलन की क्या कंडीशन होती है, यदि कोई फलन किसी प्रांत दे रखा है तो प्रांत में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अवकलनीयता का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाएंगे, दो केस बन जाएंगे, केस एक्स अक्ष के अनुदिश, एक वाई अक्ष के अनुदिश, दो दो केस बन जाएंगे, एक एक्स अक्ष के अनुदिश, एक वाई अक्ष के अनुदिश। इसको सही से लिख लेना है ना, और ये सूत्र आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए भाई। ये जो समीकरण है, डेल यू अपॉन में डेल वाई, मार्कर थोड़ा गहरा चल रहा है, माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा।
तो उतार लीजिए। अच्छी थ्योरम है भैया ना, अच्छे से करना, आसान है बस, बल्कि आसान है, ये सूत्र याद रखना जो मैंने बताया था, है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ना भाई, ये क्वेश्चन भाई काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रदर्शित करिए कि फलन एफ जेड बराबर दे रखा है आपको, मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषक फलन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें प्रूव करवा रहा है। एक तो आपको ये सिद्ध करना है कि फलन दे रखा है मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, ये मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। और एक दे रखा है परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, ये भी आपको सिद्ध करना है। मैंने बोला था इससे पहले के क्वेश्चन में कि कोशी रीमान समीकरण आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो इसने आपसे प्रूव करवा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, फलन दे रखा है आपको एफ जेड बराबर एक्स कॉमा, मापांक दे रखा है ना। इसको बेसिक फलन क्या होता है, यू एक्स कॉमा वाई, से पहले क्वेश्चन में देखा था आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। बेसिक फलन ये होता है वास्तविक भाग और ये इमेजिनरी काल्पनिक भाग, है ना। तो यहाँ से देखिए यू एक्स कोमा वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट मापांक एक्स कोमा वाई, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, वी एक्स कोमा वाई बराबर आपको दे रखा है 0, है नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वास्तविक भाग ये आपको दे रखा है, काल्पनिक भाग इसमें कोई नहीं दे रखा आपको, कि डायरेक्ट यू एक्स प्लस में बी वाई वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आप 0 मान लेना है ना, बी एक्स वाई। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। कोशी रीमान समीकरण क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल में डेल वी अपॉन में डेल वाई, डेल यू अपॉन में डेल वाई इक्वल में डेल वी अपॉन में डेल एक्स माइनस, भाई लास्ट जो समीकरण को मैंने सॉल्यूशन किया था ना फर्स्ट और सेकंड को, उसमें देख लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही हो ना, लास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, ये आपको प्रूव करनी है। कैसे करनी है कि ये कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है मूल बिंदु पर, किस पर संतुष्ट करता है, मूल बिंदु पर आपको कंडीशन दे रखी है। अब देखिए मूल बिंदु के लिए एफ डैश, सूत्र क्या होता है, लिमिट एक्स से 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0, ये सूत्र याद रखना मूल बिंदु के लिए अवकल, ये सूत्र याद रखना एफ डैश 0 लिमिट एक्स से 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। अब देखिए कहां पर निकालना है आपको, मूल बिंदु पर दे रखी है क्वेश्चन में कंडीशन, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। अब देखना आपको सबसे पहले आप निकालिए डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी एक्स लिमिट एक्स से 0, किसके सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष, है ना। जब आपको लिमिट कहां से दे रखी हो, एक्स से 0, है ना, तब देखिए अब इस सूत्र में अप्लाई कीजिए आप एफ एक्स, फलन आपको एफ की जगह यू दे रखा है, यू की क्या दे रखा है, जब हम एक्स को लेकर चलेंगे तो वाई तो अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स को लेकर चलेंगे तो वाई तो अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें एफ 0 एक्स तो 0 आएगा ही, वाई भी क्या आ जाएगा भाई, 0 आएगा, वाई तो अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स माइनस में 0, समझ आ रहा है ना। इस सूत्र में अप्लाई कीजिए, इससे एक्स वाई की टर्म दे रखी है आपको, यू एक्स एक्स से लेकर चले थे ना, तो वाई तो अपने आप 0 हो जाएगा, ये तो इसको तो आप इस तरह लिख दो या इस तरह लिख देना, किसी तरह लिख देना है ना भाई, क्योंकि यहाँ एक्स 0 होगा तो वाई तो पहले से 0 ही है। अब देखिए अब आपको ये इस सूत्र में अप्लाई कर दिया, अब इसमें इसको अप्लाई करना, यू एक्स वाई इसमें रखिए मान लिमिट एक्स से 0, रखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान, तो रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा पोर्शन, ये 0 अपॉन में एक्स इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालिए आप, अब लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, वाई से, तो u
अब x वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, y माइनस ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा, क्योंकि जो आप y को मानकर चलेंगे x का तो 0 है ही, इस सूत्र में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखना y माइनस 0 हो जाएगा नीचे, फिर मैं यहाँ से एक स्टेप और लिख देता हूँ, लिमिट y से 0, इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें अप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, 0 ये पहले से 0 है ही, अपॉन में y बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये निकाल चुके हैं, अब निकालिए आप डेल यू अपॉन में, सॉरी डेल v अपॉन में डेल x इक्वल में लिमिट x से 0। अब सिर्फ कुछ चेंज नहीं करना, यही पोर्शन रखना है, सिर्फ u की जगह v फलन रखना है आपको, v x कोमा 0 माइनस v 0 कोमा 0 x माइनस 0, डायरेक्ट में लिख देता हूँ भाई, अब 0 आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाकर लिखना आप इस तरह से ना एग्जाम में, डेल v अपॉन में डेल y बराबर में लिमिट y से 0, सिर्फ फलन चेंज करना है, 0 y माइनस वी 0 कोमा 0 अपॉन में y माइनस 0, सॉल्यूशन करके 0। भाई ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इस सूत्र में आप ढंग से अप्लाई करना, इस सूत्र में इसको सेट करके फिर यहाँ से इस रूप में लिखना, तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 0 आ रहा है, दोबारा से देख लीजिए एक बार, आपको कुछ फहमी हो रही हो। ये फलन दे रखा है आपको, बेसिक रूप में इस तरह लिखते हैं ना, एक वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग हो जाएगा। आपको कुछ इस फलन में वास्तविक भाग दे रखा है, काल्पनिक भाग नहीं दे रखा, तो हम 0 मान लेंगे। फिर आप मूल बिंदु पर निकालना है, प्रूफ क्या करना है आपको कि मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, तो कोशी रीमान समीकरण ये है। ये सूत्र आप ध्यान रखना, मूल बिंदु पर लिमिट एक्स, जब कोई आपको कोई पॉइंट मूल बिंदु पर दे रखा हो तो एफ एक्स, उसका अवकलन इस तरह खोलते हैं, माइनस एफ 0 अपॉन में एक्स माइनस में 0। अब यहां से देखिए, अब इसमें आप अप्लाई कीजिए फलन u, जब आप x से लेकर चले ना x से 0 तक, तब y अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस 0, y अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर f0, ये दोनों पॉइंट 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो तो 0 है ही, y तो x यहाँ पर 0 हो रहा है, तो x माइनस में 0, x नहीं भाई, इसमें जब आप x से 0 तक चले ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट 0 इस सूत्र में रखना भाई, मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाना चाहिए। इस सूत्र से खोलना, आप आसानी से हो जाएंगे ना, उस सूत्र के हिसाब से खोलना, फिर इसमें अप्लाई कर देना। इस तरह से देखिए, इक्वल आ गए ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डेल वी वाई अपॉन डेल के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल आ रहा है, और डेल यू अपॉन में डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ रहा है, क्योंकि पूरा पार्ट क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना था, मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। अतः आप एक लाइन लिख देना, अतः मूल बिंदु पर यह फलन कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। कौन सा फलन, एफ जेड बराबर अंडर रूट में मोड एक्स वाई, ये कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करना है। एक केस तो यह था, केस सेकंड क्या पूछ रहा है आप में इसमें, देखिए परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। क्या प्रूव करना है कि इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। तब देखिए विश्लेषिक फलन के लिए मैंने बताया था कि क्या डेफिनेशन बताई थी, यदि कोई फलन है दे रखा है आपको, वो किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन तब कहलाएगा जब उसका प्रत्येक प्रांत पर वो कैसा हो, अवकलनीय हो। विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन क्या है, कोई फलन किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन तब कहलाएगा यदि वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, अवकलनीय है। कैसा है, अवकलनीय है। तो विश्लेषिक फलन को जांच करने के लिए आपको क्या करना है कि वो अवकलनीय है या नहीं, ये जांच करना है। अगर अवकलनीय है तो विश्लेषिक फलन है, अवकलनीय नहीं है तो विश्लेषिक फलन नहीं है। अब देखिए यहाँ से फलन आपको एफ जेड बराबर दे रखा है अंडर रूट मोड एक्स, अंडर रूट के अंदर है तो मोड से कोई फर्क नहीं है ना, एक्स को वाई, यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। अवकलनीयता का सूत्र क्या है, मूल बिंदु पर एफ जेड माइनस
जेड नॉट से, इस तरह से लिखता हूँ मैं, जेड माइनस जेड नॉट इस रूप में। लेकिन आप यहाँ से मूल बिंदु पर इस तरह लिखेंगे, ये सूत्र होता है भाई, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, जेड से जेड नोट। तो अब आप इस रूप में लिखना, एफ जेड बराबर लिमिट जेड से जीरो, है ना। तो एफ जेड माइनस एफ जीरो जेड माइनस जीरो। मूल बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है ना। अब देखिए, ये ग्राफिकल क्वेश्चन मैंने काफ़ी फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में डायरेक्ट मैंने बता दिया, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पॉइंट मूल बिंदु पर यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं ना, किस किस रास्ते से आ सकते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष हो गया, आप एक्स अक्ष से आ सकते हैं, वाई अक्ष से आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। अब जिस भी रास्ते से आए सभी का मान क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए, सभी मान क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर मैं इसमें एक कंडीशन मानकर चलता हूं, देखिए कि इस तरह से एक्स अक्ष वाई अक्ष, मैं इससे आ रहा हूं इस रास्ते से, इसका समीकरण क्या होता है जानते हो, तो y बराबर क्या होता है, एम एक्स, क्या होता है, y बराबर एम एक्स होता है, या m बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, m बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए, यदि मैं इस रास्ते से आ रहा हूं, z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में आयोटा y लिख सकते हैं ना, लिमिट z से जीरो, फलन इसमें अप्लाई कीजिए आप, सूत्र सही लिखा है भाई, बिल्कुल सही लिखा है ना। अब इसमें अप्लाई कीजिए, एफ जेड, ये तो जीरो पोर्शन हो ही जाएगा, इसको तो छोड़िए आप, एफ जेड अंडर रूट एक्स कोमा वाई, वाई की जगह आपको एम एक्स लिखना है, यानी कि एक्स इंटू में एम एक्स, ये पोर्शन तो जीरो है ही, अपॉन में जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस में आयोटा वाई लिख सकते हैं ना भाई, जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस में आयोटा वाई लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस में आयोटा एम एक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, एम एक्स लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व कीजिए, लिमिट जेड से, है ना, एक्स यहाँ पर बाहर आ जाएगा, अन रूट एम बचेगा, एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वन प्लस में आयोटा एम, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप, ये अद्वितीय होना चाहिए, यानी कि इसका मान चेंज नहीं होना चाहिए, मान चेंज नहीं है तो ये विश्लेषिक फलन है, मान चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है, यानी कि मान चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो देखिए किस कोई रीजन होगा, देखिए यहाँ पे एम का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एम पर निर्भर कर रहा है। जैसे आप थीटा का मान चेंज करेंगे, समीकरण होता है y बराबर एम एक्स, इसमें एम ए बराबर के लिख सकते हैं हम टेन थीटा, जैसे आप थीटा का मान चेंज करेंगे तो एम का मान अपने आप क्या होता जाएगा भाई, चेंज होता जाएगा। अतः समीकरण किस पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है, यानी कि अद्वितीय नहीं है, कैसा नहीं है, अद्वितीय नहीं है, अतः ये फलन विश्लेषिक फलन नहीं है, कैसा नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। ये आपको प्रूव करना था, दो केस थे मेरे हिसाब से, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ी धीरे धीरे आसानी से समझाया भैया ना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, और आप स्पीड तेज करके देख सकते हैं, वो मैं बोल रहा था कि मैंने बहुत धीरे धीरे कराए। तो दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट लेक्चर कल ही डाल दूंगा भाई, नो टेंशन रहना है ना, वीडियो रेगुलर आएंगी, अब वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी है ना, अब नहीं होगी, अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे भाई, मन उस टाइम रुक जाता है जब आप कम बच्चे देखते हैं ना, जब अभी थोड़ा सा मैंने कि अभी ये इतना
फुर्ती नहीं दिखा रहे हैं आप, अभी इस हिसाब का ही पढ़ रहे हैं, टर्म टेस्ट तक ऐसे ही पढ़ेंगे, मेरे को पता है एक-एक यूनिट, तो कॉम्प्लेक्स में तो ये कर लीजिए, ये यूनिट आएगी। और इससे शायद आपको इस लेक्चर में से दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनमें से एक क्वेश्चन टर्म टेस्ट में भी आ जाए, तो दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, सेमेस्टर में भी आए हुए हैं। सेमेस्टर, टर्म टेस्ट दोनों की दृष्टि से अच्छे हैं, तो दोनों को अच्छे से समझना। आसान है, नेक्स्ट लेक्चर कल इसी टाइम 9-10 बजे डाल दूँगा भाई, ठीक है ना भाई?